दोस्तों नमस्कार। 11th वाले स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। दोस्तों इकोनॉमिक्स के आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 32 नंबर के मैं इकोनॉमिक्स के बता रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 100%। ये आप लिख कर रख लीजिएगा, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए परीक्षा के लिए। और आपके सिलेबस पर आधारित है। आपका जो पाठ्यक्रम है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आप ही को फ़ायदा मिले और अपडेट हम डेली देते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सही विकल्प। फर्स्ट सही विकल्प आपके सामने है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। देखिए, अगर हम किसी भी प्रकार की वस्तु का अगर हम उपयोग करेंगे, एक के बाद में अगर एक उपयोग करते जाएंगे तो क्या होगा, वो घटती जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, घटती है। जैसे मान लीजिए आप डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोर्स ऐसा है जो कि मतलब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह से वस्तु की हर अगली इकाई का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, घटती जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, घटती है। इसके बाद में दूसरा देखिए, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्थिर लागत होती है वो शून्य नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है, मतलब चलायमान नहीं है। ठीक है, स्थिर है। अब जब वो स्थिर है तो शून्य कैसे होगी। ठीक है। और शून्य कौन कौन सी लागत हो सकती है, तो याद रखना, परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो सकती है, सीमांत लागत भी शून्य हो सकती है, अवसर लागत भी शून्य हो सकती है, लेकिन स्थिर लागत जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है। वस्तु विभेद किस में पाया जाता है, तो आप लोग इसमें अच्छे से ध्यान रखिए, अपूर्ण बाजार। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण बाजार बोलते हैं, वस्तु विभेद वाला। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कीमत तल निर्धारित कहलाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, कीमत तल। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा विश्वास के साथ। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये भी आप देख लीजिए। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा होटल। ये होटल हमारा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। अब देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब इसमें सीधा सा आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। और अगर मान लीजिए उन्होंने आरबीआई की फुल फॉर्म पूछी आपसे, तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक इन इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से अब हम आपको बता रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान जो है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थानों को। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो मुख्य यंत्र कौन सा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो आप याद रखेंगे कीमत सिद्धांत। ठीक, ये कीमत सिद्धांत जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। अब अगला देखिए, उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है मूल रूप से। ठीक, अगला देखिए, अति अल्पकालीन मूल्य को मूल्य भी कहा जाता है। कैसा मूल्य कहा जाता है, तो बाजार मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य कहा जाता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही होते हैं, कुछ ही क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं। ठीक है, अल्पाधिकार में कुछ ही विक्रेता होते हैं। और विक्रेता कौन होता है, बेचने वाला। बेचने वाला विक्रेता होता है। और क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला क्रेता होता है। इसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। यदि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें शुद्ध शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है। कौन सी नीतियों का, तो राजकोषीय नीतियों का। राजकोषीय जो नीतियाँ होती हैं ना सरकार की, उनका मतलब मूल होता है, और मूल उपकरण भी इसको बोला जाता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे अब, सत्य असत्य लिखिए। देखिए, सत्य असत्य आप अच्छे से इनको भी याद करके जाइए।
तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है, ये असत्य है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे दोस्तों सत्य लिखेंगे। ठीक, इसके बाद में मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, बिल्कुल राइट है ये, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं, बिल्कुल नहीं, कीमत तल को उत्पादक नहीं करते हैं, जो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार के जो व्यापारी हैं, ठीक है ना, व्यापारी, वो इसका निर्धारण करने में अहम योगदान रखते हैं दोस्तों, और वो सरकार के द्वारा निर्धारण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, और इसके बाद में राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है, बिल्कुल डेफिनेटली राइट है दोस्तों ये, इसमें आपको करना है बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर ही कही जाती है, तो ये सही है। अगला है मूल्य हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये बिल्कुल सही है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं जरा सी एक बात बता देता हूँ, मूल्य का हस्तांतरण होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक स्टेप से दूसरी स्टेप तक जाने में जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तरलता होती है, ठीक है ना, और किसकी तरलता, मुद्रा की जो तरलता होती है ना दोस्तों, उसको हम बोलेंगे मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। देखिए, अब सही जोड़ी मिट्टी के बर्तन बनाना, तो इसमें आप लिखेंगे रूप उपयोगिता, अल्पकालीन बाजार, इस अल्पकालीन बाजार में आप लिखेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अकेला विक्रेता, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अकेला विक्रेता में आएगा एकाधिकारी, मतलब एकाधिकारी होता है वो अकेला विक्रेता, और कीमत सीमा, कीमत सीमा के आगे आप लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, जो सोसाइटी वगैरह होती है ना, उसकी बात की जा रही है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। और प्रतिभूति विनिमय कर, तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है स्टॉक एक्सचेंज शेयर। एंड देन लास्ट वाला देखिए चालू खाते की मद है, चालू खाते की मद क्या है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आयात निर्यात, ये चालू खाते की मद होती है। और दोस्तों ये सारे जोड़ी के उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, उत्पादन संभावना वक्र, ये आंसर यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाले का, उत्पादन संभावना वक्र आएगा। और इसके बाद में दूसरा देखिए, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, जो सीमांत लागत है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो कुल लागत पर, कुल लागत पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता होता है बेचने वाला। तो याद रखिएगा इसमें होती है अधिक, क्या होती है, अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, क्योंकि पूर्ण की बात की जा रही है ना यहाँ पर। ठीक है, अपूर्ण अगर प्रतियोगिता होती तो कम होती, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कीमत तल, कीमत तल कहलाता है। ठीक, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सूत्र यहाँ पर दे रखा है H बराबर C प्लस RR प्लस ER, ये इसका करेक्ट आंसर है। बजट का एक उद्देश्य बताइए, तो आर्थिक नियंत्रण, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बजट का एक उद्देश्य आर्थिक नियंत्रण, ये आर्थिक नियंत्रण होता है दोस्तों। ठीक है, आर्थिक नियंत्रण। तो ये आप लोगों के लिए मैंने 32 अंक के 32 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है, और परीक्षा के लिए हमने आपकी इतनी हेल्प करी है दोस्तों, और हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और आप अच्छी सफलता हासिल करें आपकी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।